डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से इस आभासी कक्षा में मैं प्राध्यापिका पारुल परमार आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम TYBA के प्रश्न पत्र 6 की इकाई 30 हिंदी आलोचना का विकास के बारे में बात करेंगे। इससे पहले इस इकाई के 2 वीडियो हमने लिए हैं। पहले वीडियो में हमने हिंदी आलोचना के विकास में शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना में भारतेंदु पूर्व, भारतेंदु युगीन और द्विवेदी युगीन हिंदी आलोचना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। दूसरे वीडियो में हमने शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना में स्वच्छंदतावादी समीक्षा और ऐतिहासिक समीक्षा के बारे में बात की थी। इस तीसरे वीडियो में हम मार्क्सवादी आलोचना और मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा तथा नई समीक्षा के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्क्सवादी आलोचना की। तो सन 1936 ईस्वी में लखनऊ में प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता करते हुए प्रेमचंद ने साहित्य के युगानुकूल नए उद्देश्य स्पष्ट किए। इस प्रकार हिंदी में प्रगतिशीलता का एक नया दौर शुरू हुआ और उसके अनुसार आलोचना के क्षेत्र में भी नई मान्यताएं प्रकट होने लगी। इस अवधि के साहित्य पर कार्ल मार्क्स की विचारधारा का प्रमुख प्रभाव रहा। सिद्धांतवादी आलोचकों ने भी मार्क्सवाद को आधार बनाया। मार्क्स के जीवन दर्शन के अनुसार संसार की सभी वस्तुओं में विरोधी तत्वों का संघर्ष होता रहता है। उस संघर्ष के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों, उनकी शक्तियों और अस्तित्वों का लगातार विकास होता रहता है। इसी को मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से भी जाना जाता है। मार्क्स का मानना था कि समाज में पूंजीपति और सर्वहारा इन 2 विरोधी शक्तियों के बीच द्वंद्व चल रहा है। मार्क्सवादी दर्शन का प्रमुख उद्देश्य जनता के भौतिक अभावों और दरिद्रता को दूर कर समाज में समानता लाना है। इसीलिए मानवतावादी विचारधारा के मानने वाले साहित्यकारों ने कला को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए शोषित और पीड़ित मानव को अपने साहित्य का आलंबन बनाया। प्रगतिशील साहित्यकार पूंजीवादी संस्कृति के विरोध और जनवादी संस्कृति के निर्माण की कामना लेकर आगे बढ़े, जिससे श्रमिक क्रांति के भावों को मजबूती मिली। विश्व बंधुत्व, नारी समानता और स्वतंत्रता तथा बौद्धिकता की भावना को बल मिला। सामाजिक यथार्थवाद और मानवतावाद के आदर्श को लेकर चलने वाले इस प्रगतिशील साहित्य में भावों की अभिव्यक्ति के लिए अलंकार गौण हो गए, जिससे प्रगतिवादी काव्य सरल हुआ। नए नए सरल छंद इसकी विशेषता बन गए। मार्क्सवादी आलोचकों में शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त और डॉक्टर रामविलास शर्मा अग्रणी हैं। सबसे पहले देखें शिवदान सिंह चौहान, तो उन्होंने मार्च 1937 ईस्वी में विशाल भारत में सबसे पहले भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता शीर्षक से एक लेख लिखा, जिसमें प्रगतिशील साहित्य के सिद्धांतों को सूत्रबद्ध किया। उनके अनुसार प्रगतिशील शक्ति वह है जो न केवल संसार को स्पष्ट करती है, बल्कि उसे परिवर्तित करने में भी बराबर लगी रहती है। वे प्रगतिशील को वर्गगुट, देशकाल, पार्टी आदि की सीमाओं से आंकना उचित नहीं समझते थे। जो साहित्य जीवन के यथार्थ को गहराई और कलात्मक सच्चाई के साथ प्रतिबिंबित करता है, वही प्रगतिशील साहित्य है। उनका मानना था कि प्रगतिशील कवि जरूरी नहीं कि मार्क्सवादी ही हो, वह गांधीवादी भी हो सकता है। आलोचना के सिद्धांत और हिंदी साहित्य के 80 वर्ष इनकी मुख्य रचनाएं हैं। चौहान जी हंस और आलोचना पत्रिकाओं के संपादक भी रहे हैं। उनके आरंभिक निबंध प्रगतिवाद में संकलित है। उनके आलोचनात्मक निबंधों के 3 संकलन साहित्य की परख, साहित्यानुशीलन तथा आलोचना के मान प्रमुख है।
जिनमें पुस्तक समीक्षाएं और सैद्धांतिक निबंध भी है। चौहान जी के बाद बात करें हम प्रकाश चंद्र गुप्त की, तो प्रकाश चंद्र गुप्त ने मार्क्सवादी सिद्धांतों के विवेचन के साथ हिंदी साहित्य की पुरानी परंपरा और समसामयिक साहित्य का सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किया। उनकी आलोचना सुबोधता, सरलता और शालीनता के गुणों से युक्त है। उनके 3 प्रमुख निबंध संकलन है। पहला, आधुनिक हिंदी साहित्य एक दृष्टि। दूसरा, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा और साहित्य धारा। गुप्त जी के बाद बात करें हम डॉक्टर रामविलास शर्मा की, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने छायावादी काव्य और उनमें विशेषकर निराला के साहित्य की व्याख्या से आलोचना कार्य का आरंभ किया। इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद पर भी किया गया आलोचना कार्य उनका महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, प्रेमचंद और निराला की साहित्य साधना हिंदी आलोचना की बहुत बड़ी उपलब्धियां है। रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी साहित्य सिद्धांतों का कोरा सैद्धांतिक प्रतिपादन ही नहीं किया, वरन मार्क्सवादी दृष्टि से समूचे हिंदी साहित्य की परंपरा की नई व्याख्या प्रस्तुत की। इतना ही नहीं, उन्होंने वाल्मीकि, कालिदास और भवभूति के साहित्य का भी विश्लेषण किया। आदि काव्य साहित्य के स्थायी की समस्या, कालिदास तथा भवभूति की करुणा उनकी उल्लेखनीय आलोचनाएं हैं। शर्मा जी के आलोचक व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता थी व्यापक और सजग दृष्टि। अपने समय के हर साहित्यिक विवाद की तरफ उनका ध्यान जाता था और वे अपनी राय भी देते थे। जितनी लगन से प्राचीन और मध्ययुगीन काव्य का विवेचन करते थे, उतनी ही ध्यान आधुनिक साहित्य और विषयों पर भी देते थे। तो ये थी मार्क्सवादी आलोचना, जिसके प्रमुख आलोचकों के बारे में हमने बात की। मार्क्सवादी आलोचना के बाद हम बात करते हैं मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा या मनोविश्लेषणात्मक आलोचना की। तो मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा के सिद्धांत के अनुसार काव्य सृजन कवि के सामाजिक दायित्व का परिणाम ही नहीं, वरन उनकी प्रवृत्तियों द्वारा प्रेरित है। काव्य के पात्र, वर्ण, विषय, शैली आदि सभी वस्तुओं पर दमित इच्छाएं अथवा प्रभुत्व की कामना और जीवित रहने की इच्छा की अभिव्यक्ति ही कलाकृति के स्वरूप का निर्धारण करती है। अर्थात मनुष्य के अंदर जो इच्छाएं होती है वो सभी पूर्ण नहीं होती। जो पूर्ण नहीं होती वो मन में कहीं दब सी जाती है, खो सी जाती है, और ये दबी हुई इच्छाएं का नए साहित्य का निर्माण करती है। इस तरह मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा में कलाकार के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति को प्रमुखता दी गई। अतः रचना को ठीक ठीक समझने के लिए रचनाकार के व्यक्तित्व को समझना भी आवश्यक समझा गया। दरअसल पश्चिमी आलोचक फ्रॉयड, एडलर और यूंग ने साहित्य प्रेरणा के 3 सिद्धांतों की चर्चा की। पहली काम वासना यानी कि दमित इच्छाएं, दूसरी प्रभुत्व की कामना तथा जीवित रहने की इच्छा। इन सिद्धांतों ने पश्चिमी जगत में तहलका मचा दिया। इसने हिंदी साहित्य को भी प्रभावित किया। हिंदी में सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय और पंडित इलाचंद्र जोशी के उपन्यास इसी विचारधारा से प्रभावित है। यूँ तो मनोविश्लेषणवादी समीक्षा शैली के दर्शन शुक्ल जी से लेकर परवर्ती काल के सभी आलोचक में होते हैं, पर मनोविश्लेषणात्मक शैली की समालोचनाएं हिंदी में कम है। नगेंद्र जी ने मनोविश्लेषणवादी साहित्य सिद्धांतों के आधार पर हिंदी साहित्य का थोड़ा बहुत मूल्यांकन भी किया है, लेकिन वे मूलतः नूतन रसवादी है। मनोविश्लेषणवादी समीक्षा के क्षेत्र में अज्ञेय, इलाचंद जोशी और देवराज उपाध्याय के नाम उल्लेखनीय है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अज्ञेय जी की। तो अज्ञेय जी ने विशेषतः एडलर के द्वारा दी गई प्रभुत्व कामना को अपनाया। इनका समन्वित रूप ही उन्होंने ग्रहण किया। उन्होंने अपने त्रिशंकु नामक निबंध संग्रह में प्रभुत्व कामना और क्षतिपूर्ति के सिद्धांतों को स्पष्ट किया है।
अज्ञेय जी ने त्रिशंकु के निबंध कला का स्वभाव और उद्देश्य में लिखा है, हमारे कल्पित प्राणी ने हमारे कल्पित समाज के जीवन में भाग लेना कठिन पाकर अपनी अनुपयोगिता की अनुभूति से आहत होकर अपने विद्रोह द्वारा उस जीवन का क्षेत्र विकसित कर दिया है, उसे एक नई उपयोगिता सिखाई है। पहला कलाकार ऐसा ही प्राणी रहा होगा, पहली कला चेष्टा ऐसा ही विद्रोही रहेगी। उल्लेखनीय है कि मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा के साथ साथ अज्ञेय जी ने बाद में नई समीक्षा का सूत्रपात भी किया। अज्ञेय जी के बाद बात करें इलाचंद जोशी की, तो इलाचंद जोशी जी के कला विवेचन में भी फ्रॉयड और एडलर के सिद्धांतों का उपयोग हुआ। जोशी जी ने काव्य का चरम लक्ष्य सौंदर्य माना, जिसमें मंगल भावना भी निहित है। वे मनोविश्लेषणात्मक समीक्षा का उद्देश्य यह अध्ययन करना मानते हैं कि किस कलाकार के व्यक्तित्व में स्वस्थ साहित्य सृजन की कितनी क्षमता है और कैसे है। इस तरह जोशी जी ने सामंजस्य के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया। काव्य का उद्देश्य वे जीवनी शक्ति प्रदान करना मानते हैं, इसलिए छायावाद की विलासिता और पलायनवादी प्रवृत्ति के तथा प्रगतिवाद के मग्न यथार्थ के घोर विरोधी रहे। जोशी जी ने साहित्य सर्जना, विवेचना, साहित्य संतरण, विश्लेषण और साहित्य चिंतन निबंध संग्रहों में संग्रहित निबंधों में मनोविश्लेषण को प्रमुखता दी। मार्क्सवादी और मनोविश्लेषणवादी आलोचना के बाद एक नई आलोचना का जन्म हुआ, जिसके जनक थे अज्ञेय जी, जिसको नई समीक्षा ऐसा नाम दिया गया। अब हम इस नई समीक्षा के बारे में जाने तो 1950 के बाद हिंदी आलोचना का विकास नए संदर्भों में नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सही दिशा में आकर हुआ। नई आलोचना से पूर्व की कृति को आंकने और परखने के लिए जो तरीके अपनाए जा रहे थे वह मुख्यतः आलोचना के अपने मान के आधार पर थे, किंतु नई आलोचना में कृति को ही आधार बनाया गया। अतः प्रचलित पद्धतियाँ जैसे रसवादी, ऐतिहासिक, मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणवादी स्वतः धूमिल पड़ गई। हालांकि नई पद्धति भी पश्चिम से ही ली गई, जहाँ रैनसम, रॉबर्ट पेन वॉरन, ब्लैकमर और टेट आदि लेखक इस क्षेत्र में प्रयोग कर रहे थे। नई आलोचना में रचना की संगत पर विशेष ध्यान दिया गया। रचना के ताने बाने उसके रचाव के साथ साथ उसकी मूल्यगत प्रासंगिकता को भी मद्देनजर रखा गया। इससे आलोचना कृति की तरह तह तक पहुंच सकी। व्यक्ति स्वातंत्र्य के सिद्धांतों को लेकर साहित्य की जो धारा इस काल में विकसित हुई और उनके जिन मूल्यांकन सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ, उन्हें इस वर्ग में रखा गया। उसे नई कविता या नव लेखन के वजन पर नई आलोचना नाम दिया गया। इस वर्ग के आलोचकों ने व्यक्ति स्वातंत्र्य को जीवन का सर्वोच्च मूल्य स्वीकार कर साहित्य की नई मर्यादाओं की स्थापना की। उनका मानना है कि सामाजिकता ने व्यक्ति की चेतना को कुंठित कर दिया। अपनी कमजोरी, अनुपयोगिता और लघुता के एहसास से वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य खोकर समूह और समाज का दास बन गया है। व्यक्ति को इस दासत्व से मुक्ति प्राप्त कर अपने अस्तित्व की प्रतिष्ठा करनी है, जो बौद्धिक जागरूकता से ही संभव है। यही साहित्य की नई मर्यादा है। मानवीय मूल्य, बौद्धिकता, आधुनिकता, क्षण के महत्व, सृजनात्मकता, विषय की उपेक्षा, काव्य का महत्व एवं कलाकार के अंतर्मन की परख आदि साहित्य मूल्यों के साथ ही नए समीक्षक ने काव्य में लय के प्रश्न को भी उठाया। हिंदी आलोचना में नई आलोचना के प्रयास अज्ञेय से शुरू हुए और इसे आज तक आलोचकों ने न केवल अपनाया बल्कि उसे नई दिशा और नए आयाम भी दिए हैं। अज्ञेय के अतिरिक्त जो अन्य आलोचक इस पद्धति से जुड़े, उनमें से कुछ प्रमुख की चर्चा इस इकाई में हम कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करें सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की, तो अज्ञेय ने हिंदी आलोचना में नई कविता के आस्वाद और मूल्यांकन के लिए नया आधार तैयार किया।
उन्होंने तीसरा सप्तक की भूमिका में कवियों की आलोचना को कर्म की ओर प्रवृत्त किया। अज्ञेय ने अपनी कविता की व्याख्या के साथ ही अपने कुछ समकालीन कवियों की समीक्षाएं भी लिखी। इतना ही नहीं, काव्य तथा साहित्य संबंधी कुछ सैद्धांतिक स्थापनाएं भी की। आधुनिक हिंदी कविता के संकलन पुष्करिणी की भूमिका में उन्होंने जो आधुनिक कविता की विस्तृत आलोचना की है वह उल्लेखनीय है। अज्ञेय ने आरंभ में फ्रॉयड और एडलर के मनोविश्लेषण से प्रभावित होकर मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, किंतु बाद में आगे चलकर उसे छोड़ दिया। उनके परवर्ती विचारों के लिए आत्मनेपद और हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अज्ञेय ने प्रयोग पर विशेष बल दिया। उन्होंने शब्द और अर्थ दोनों में प्रयोग को नया स्वरूप दिया। काव्यों में उन्होंने प्रतीक के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने अपनी आलोचना द्वारा नई कविता को प्रतिष्ठित करने के साथ ही उसके मूल्यांकन के प्रतिमान भी तय किया। अज्ञेय की बात करें गजानन माधव मुक्तिबोध की तो काफी तेज और गहरी आलोचना दृष्टि रखने वाले कवि थे। गजानन माधव मुक्तिबोध वे एक जागरूक रचनाकार थे। यूं तो वे मार्क्सवादी विचारधारा के थे। कायदे से उनकी गणना मार्क्सवादी आलोचकों में की जानी चाहिए। नई कविता के मूल्यांकन को लेकर वे पुराने प्रगतिवादी आलोचकों से अलग थे। उन्होंने आधुनिक लेखक की रचना प्रक्रिया की जटिलता का विश्लेषण किया है। यह नई आलोचना को मुक्तिबोध की मुख्य देन है। एक साहित्य की डायरी, नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध और नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र उल्लेखनीय आलोचना है। मुक्तिबोध ने व्यावहारिक समीक्षाएं भी लिखी है, जैसे कामायनी एक पुनर्विचार में कामायनी का उन्होंने इसी दृष्टि से विश्लेषण किया है। मुक्तिबोध के बाद आते हैं गिरजा कुमार माथुर। गिरजा कुमार माथुर ने नई कविता के शिल्प को उनके शिल्प पक्ष के साथ साथ सैद्धांतिक पक्ष पर भी विचार किया है। उनके आलोचनात्मक निबंधों का संकलन नई कविता सीमाएं और संभावनाएं नाम से प्रकाशित हुआ है। कविता की आलोचना उन्होंने अस्वीकृति का नवोन्मेष नामक निबंध में लिखी। गिरजा कुमार के आलोचनात्मक लेखों से आधुनिक भावबोध का वैज्ञानिक पक्ष उजागर होता है। माथुर जी के बाद आते हैं शमशेर बहादुर सिंह। कवि शमशेर बहादुर सिंह ने हंस और नया साहित्य पत्रिकाओं में काफी दिनों तक समकालीन कृतियों की समीक्षाएं लिखी, जिनका संकलन दो आब नाम से प्रकाशित हुआ। इन समीक्षाओं में तार सप्तक की समीक्षा उल्लेखनीय है। मुक्त छंद निबंध में भी महत्वपूर्ण विवेचन प्राप्त होता है। उनके बाद आते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती प्रयोगशील नई कविता के पक्षधर थे। उन्होंने नवी कविता के मूल्यों को सैद्धांतिक स्तर पर स्थापित किया है। उनकी उल्लेखनीय कृतियां हैं साहित्य और मानव मूल्य और पश्यति। भारती जी के बाद नलिन विलोचन शर्मा आते हैं। नलिन विलोचन शर्मा अति प्रयोगशील प्रपद्यवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। उनके आलोचनात्मक लेखों का संग्रह दृष्टिकोण नाम से प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने साहित्य का इतिहास दर्शन नामक ग्रंथ भी लिखा। शर्मा जी के बाद आते हैं नेमीचंद्र जैन, जिन्होंने कविता, उपन्यास, नाटक आदि सभी क्षेत्रों में आलोचनाएं लिखी है, किंतु कथा समीक्षा और नाट्य समीक्षा में उन्हें विशेष ख्याति मिली। अधूरे साक्षात्कार पुस्तक में उन्होंने समकालीन उपन्यासों पर महत्वपूर्ण आलोचना लिखी। इसी प्रकार रंग दर्शन में नाटक रंगमंच की विवेचना की गई है। नेमीचंद्र जैन के बाद आते हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। तो लक्ष्मीकांत वर्मा ने मानवीय संवेदना को साहित्य में सर्वोपरि माना। उनकी नई कविता के प्रतिमान पुस्तक को नई कविता पर पहली आलोचना पुस्तक माना जाता है। उपर्युक्त सभी कवि आलोचक थे, लेकिन इस दौर के कुछ शुद्ध आलोचक भी हुए हैं, जिन्होंने
नए साहित्य के भावबोध और भाषा संवेदना की व्याख्या करने का प्रयास किया है। इनमें डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रघुवंश और डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी उल्लेखनीय है, जिसका परिचय अब हम एक के बाद एक करके लेंगे। जैसे सबसे पहले डॉक्टर नामवर सिंह की बात करें तो डॉक्टर नामवर सिंह की आलोचना समाजवादी जीवन दृष्टि और नई कविता के भावबोध को लेकर चली है, इसलिए उन्हें प्रगतिवादी आलोचकों में भी गिना जाता है और नए आलोचकों में भी गिना जाता है। उन्होंने नई कविता को सहानुभूति से परखा है। नामवर सिंह की पुस्तक छायावाद में छायावादी कविता के छाया चित्रों में निहित सामाजिक सत्य का उद्घाटन किया गया है। इस पुस्तक में कुल 12 अध्याय है। विभिन्न अध्यायों के अधिकांश शीर्षक छायावादी कविता की पंक्तियों के टुकड़े हैं, जैसे प्रथम रश्मि, केवल मैं, जागो फिर एक बार आदि शीर्षकों से स्पष्ट है कि विवेचन में छायावादी काव्य वस्तु से सैद्धांतिक निष्कर्ष तक पहुंचा गया है। डॉक्टर नामवर सिंह ने कविता के नए प्रतिमान में नई कविता के संदर्भ में काव्य मूल्यों का प्रश्न उठाया है। काव्य समीक्षा से हटकर साहित्यिक मूल्यों को स्पष्ट करने का प्रयास उन्होंने अपनी पुस्तक इतिहास और आलोचना में संकलित निबंधों में किया है। इसके अतिरिक्त इतिहास का नया दृष्टिकोण और हिंदी साहित्य के इतिहास पर पुनर्विचार नामक निबंधों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण से हिंदी साहित्य के इतिहास की पुनर्व्याख्या की गई है। इन निबंधों के माध्यम से उन्होंने मूल्यांकन परक आलोचना और साहित्यिक इतिहास के बीच संबंध स्थापित किया है। इतना ही नहीं, नामवर सिंह जी ने कथा समीक्षा के स्तर को भी काव्य समीक्षा के स्तर तक उठाया। इस दृष्टि से उनकी पुस्तक कहानी नई कहानी महत्वपूर्ण है। नामवर सिंह के बाद आते हैं डॉक्टर रघुवंश। उनके बारे में बात करें तो डॉक्टर रघुवंश ने अपनी पुस्तक साहित्य का नया परिप्रेक्ष्य में आधुनिक साहित्य के वैचारिक परिप्रेक्ष्य को स्पष्ट किया है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जो इसी धारा के आलोचक हैं, उन्होंने नवलेखन, भाषा, संवेदना तथा अज्ञेय और आधुनिक रचनाशीलता द्वारा नए साहित्य का विवेचन किया है और भाषिक विश्लेषण ही प्रस्तुत किया है। इन तमाम आलोचकों के साथ साथ कई अन्य आलोचक भी सक्रिय हैं, जैसे डॉक्टर जगदीश गुप्त, डॉक्टर विजयदेव नारायण शाही, डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, डॉक्टर बच्चन सिंह, डॉक्टर शिवप्रसाद सिंह, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर देवीशंकर अवस्थी, डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, कमलेश्वर राजेंद्र यादव, डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ आदि। इन नए आलोचकों द्वारा हिंदी आलोचना में साहित्य को जांचने परखने के लिए नए मूल्य विकसित हुए, विश्लेषण की नई प्रणाली बनी, नई भाषा का विकास हुआ। तो इन तीनों वीडियो के साररूप हम बात करें तो इस इकाई में हमने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हिंदी आलोचना के क्रमिक विकास का अध्ययन किया और आपने जाना कि किस प्रकार तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों से लोगों में जागृति आई। मुद्रण कला के विकास से अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित होने लगी, विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाने लगी, पाश्चात्य साहित्य का भी प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप अन्य गद्य विधाओं के साथ आलोचना की भी शुरुआत आधुनिक युग यानी कि भारतेंदु युग से ही हुई। आपने यह भी जाना कि भारतेंदु युग में आलोचना केवल गुण दोष विवेचन तक ही सीमित रही, लेकिन द्विवेदी युग में हिंदी आलोचना में अधिक और विचार क्षमता ने प्रवेश किया। हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक आधार शुक्ल युग में ही मिला, उसमें विश्लेषण की प्रवृत्ति भी आई। इसी तरह आपने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी आलोचना के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा। यही कारण है कि हमने हिंदी आलोचना का विकास केंद्र आचार्य शुक्ल को मानते हुए उसे 3 युगों में बांटा। पहला शुक्ल पूर्व हिंदी आलोचना, दूसरा शुक्ल युगीन हिंदी आलोचना और तीसरा शुक्लोत्तर हिंदी आलोचना। इसके साथ ये भी जाना कि शुक्लोत्तर युग में समीक्षा की अनेक नई पद्धतियां अपनाई जाने लगी क्योंकि युगीन साहित्य को समझने के लिए आलोचना के पुराने मानदंड काफी
नहीं थे। इन पद्धतियों में प्रमुख है स्वच्छंदतावादी, ऐतिहासिक, मार्क्सवादी, मनोविश्लेषणात्मक और नई आलोचना। आलोचना की विभिन्न पद्धतियों और प्रवृत्तियों को अपनाने वाले आलोचकों के प्रयासों की संक्षेप में जानकारी भी हमने प्राप्त की। कुल मिलाकर हिंदी साहित्य के विकास के साथ साथ आलोचना के मूल्यांकन में भी प्रगतिशील परिवर्तन हुए, किंतु अभी आलोचना को विभिन्न नए आयामों की आवश्यकता है और इसमें भी भविष्य में कई बदलाव होने की संभावना है। नए आयामों की आवश्यकता है। तो आज हम यहाँ इस इकाई के तीसरे वीडियो के साथ इकाई 30 हिंदी आलोचना का विकास 3 वीडियो में पूर्ण कर दें। तो फिर मिलेंगे नई इकाई के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः परमः